एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सब अच्छे होंगे. सो हेयर वी आर नाउ विद द न्यू नॉवेल ब्लैक स्प्रिंग. तो आज ब्लैक स्प्रिंग हम डिस्कस करेंगे, जिसके ऑथर है हेनरी मिलर. नॉवेल को पब्लिश किया गया था 1936 में. ठीक है, बट इसमें जो टाइम पीरियड है, जिस टाइम पीरियड में इस नॉवेल को लिखा गया था, वह है 1932 से 1933 का टाइम. ओके, 1932 से 1933, बट इसे पब्लिश किया गया था 36 में. कीप रिमेंबर दिस थिंग, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है. 32 से 33 के बीच इसे लिखा गया था और पब्लिश किया गया था जस्ट इसके 3 इयर्स के बाद 1936 में. और यह नॉवेल को जहाँ लिखा गया था वह जगह थी कलिशी एट पेरिस. पेरिस की कोई जगह है कलिशी, उस जगह पे इस ऑथर ने नॉवेल को लिखा है. यह जो नॉवेल है वह 10 शॉर्ट स्टोरीज़ के कलेक्शन है. ओके, यह जो नॉवेल है वो 10 शॉर्ट स्टोरी का कलेक्शन है एक्चुअली. और यह एक ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल है, जिसमें जो राइटर है ना वो अपने बारे में लिखता है. आप स्टोरी के समरी के दौरान देखोगे कि किस तरीके से ऑथर ने अपनी लाइफ के बारे में एक्सप्लेन किया है कि उसकी लाइफ में क्या क्या चीज़ें होती है. ठीक है, तो यह एक तरह का ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल हो गया. इसमें 10 शॉर्ट स्टोरी का यह कलेक्शन है. इस नॉवेल को लिखा गया था 1932 से 33 के बीच और वह जगह है कलिशी एट पेरिस. पूरी नॉवेल को डेडिकेट किया गया है एनिस नीन. यस, एनिस नीन नाम की एक फ्रेंच क्यूबन अमेरिकन राइटर है. इसे डेडिकेट करते हुए इस नॉवेल को लिखा गया है. क्योंकि इस पूरे नॉवेल में आप देखोगे कि जो राइटर है ना, वह जब अमेरिका में जब वो रहता था अपने एडल्टहुड में, तो वो किस तरीके से उसने अपनी लाइफ को स्पेंड किया था, उसने क्या क्या चीज़ें देखी थी, उसकी लाइफ के हर एक मूवमेंट, हर एक पेज, उसकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस हुए थे, क्या क्या सिचुएशन उसने फेस किए थे, सारी चीज़ें. मतलब अमेरिका की जो लिविंग एडल्टहुड है ना, वो पूरी घटना को वो याद करता है. ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं स्टोरी की समरी. तो ये जो पूरी स्टोरी है उसे 10 सेक्शन में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट सेक्शन का क्या नाम है, द 14th वार्ड. सेकंड सेक्शन क्या है, सैटरडे आफ्टरनून. उसी तरह आप ये 3rd, 4th एंड 5th सेक्शन देख रहे होगे. बट इसी तरह से ये पूरी स्टोरी 10 सेक्शन में डिवाइड की गई है. चलिए तो देखते हैं कि हर सेक्शन में उन्होंने क्या क्या चीज़ें हैं जो एक्सप्लेन की है. सबसे पहले एक चीज़ अब याद रखिएगा कि इस पूरी नॉवेल में ये जो ऑथर है वह अपने अमेरिका के पुराने दिनों को याद करता है. ठीक है, और इस नॉवेल में ब्रुकलिन, अमेरिका की जो ब्रुकलिन लाइफ है ना, मतलब अमेरिका की जब वो ब्रुकलिन में रहा करते थे तो उस वक्त उन्होंने अपनी जिस तरीके से अपनी पूरी लाइफ स्पेंड की थी, उसके उन्हीं पुराने पास्ट के दिनों को वो याद करते हैं. तो फर्स्ट सेक्शन में वो क्या याद करते हैं कि जब वो अमेरिका के ब्रुकलिन में रहा करते थे, अमेरिका में रहा करते थे, तो वहाँ उनका एक फ्रेंड हुआ करता था, रॉब रैंसी. ये रॉब रैंसी के साथ अमेरिका की गलियों में खेला करते थे, बहुत ही आज़ाद थे और उनका फ्रेंड ही उनका सुपर हीरो हुआ करता था. और वह जो सुनहरे दिन थे वो बिल्कुल हेवन की तरह उन्हें लगते थे. लेकिन अचानक से क्या होता है, जब वो बड़े हो जाते हैं, एडल्टहुड में जब वो चले जाते हैं, चाइल्डहुड उनका फिनिश हो जाता है और वो जब बड़े हो जाते हैं तो नेयार्ड में एक बैटलशिप में उनका एक फ्रेंड रॉब रैन से मारा जाता है. तो मिलर इस जगह पे यह फोकस करना चाहते हैं कि उनके अकॉर्डिंग उन्हें ऐसा लगता है कि हमारी लाइफ में सडनली चीज़ें किस तरीके से बदल जाती है. जैसे चाइल्डहुड में वो बहुत ही फ्रीली खेला करते थे, उनका फ्रेंड उनकी लाइफ का सुपर हीरो हुआ करता था, वही सडनली क्या होता है, उसकी मृत्यु हो जाती है और सब कुछ खत्म हो जाता है. उन्हें ऐसा लगने लगता है कि लाइफ बहुत ही तेज़ गति से बदलती जाती है. तो हमारा जो दूसरा सेक्शन है उसका नाम है सैटरडे आफ्टरनून. इस सेक्शन में मिलर ने कहा है कि चूँकि अभी वो पेरिस में है और अपने अमेरिका के दिनों को याद करते हैं, बट वो बताते हैं
कि चूँकि अभी तो वो पेरिस में है और वो अपने घर पे मॉर्न कर रहे होते हैं। मॉर्न मीन्स बहुत ही सैड होते हैं, लेकिन फिर भी वो ये कहना चाहते हैं कि जब वो अमेरिका में रहा करते थे उस लाइफ से आज की लाइफ, ये पेरिस की लाइफ बहुत ही मच बेटर है, बहुत ही अच्छी है, उन्हें बहुत अच्छा फील होता है। और सडनली वो ये भी बोलते हैं कि उन्होंने डैनियल डिफो की एक नॉवेल है रॉबिन्सन क्रूसो, उसके बारे में सोचना शुरू किया है। वह नॉवेल उन्हें इसलिए अच्छी लगती है क्योंकि इस नॉवेल में दिखाया गया है कि हमारी जो लाइफ थी वो बिफोर मॉडर्निटी एंड फ्रेगमेंटेशन किस तरीके से वो शो करती थी। मतलब जब हम मॉडर्न नहीं थे, जब हमारे पास कुछ भी प्रिटेंड करने को नहीं होता था, तब हम कितने आज़ाद थे, मेंटली भी और इकोनॉमिकली भी, फिज़िकली भी, पूरी तरह से। बट आज क्या है, लोग अपने आप को हैप्पी दिखाने के लिए, मॉडर्न दिखाने के लिए बहुत कुछ ऐसी नकली चीज़ें प्रिटेंड करते हैं। मतलब आज दुनिया के साथ साथ बहुत सी ऐसी सोच है जो कि थॉट्स है जो मॉडर्निटी के नाम पर हम पर हावी होती जा रही है, और इसका प्रभाव हर इंसान पर देखने को मिलता है, जिसकी वजह से ही खुद को मॉडर्न दिखाने के कारण लोग बहुत ही ज़्यादा थॉटफुल स्टेट में चले जा रहे हैं, और हमारी जो एडल्टहुड लाइफ है वो बहुत ही स्केरी हो गई है। ओके, तो हमारा जो थर्ड सेक्शन है वो है थर्ड एंड फोर्थ डे ऑफ स्प्रिंग। इस सेक्शन में उन्होंने क्या कहा है कि चूँकि अभी तो वो पेरिस में है, लेकिन वो उनके अंदर जो यादें चल रही है वो तो अमेरिका की चल रही है ना, तो वो सारे मूवमेंट्स अमेरिका के ही एक्सप्लेन करते हैं इस पूरी स्टोरी में। ठीक है, तो चूँकि थर्ड एंड फोर्थ डे ऑफ स्प्रिंग, इस पार्ट में भी उन्होंने ये बताया है कि चूँकि अभी वो पेरिस में है लेकिन उनके अंदर अमेरिका की यादें दौड़ रही हैं। मतलब कि स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस क्या होती है? फ्लैशबैक्स, जैसे कि पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की जो फ्लैशबैक्स होते हैं ना, वो इनके माइंड में रन करती हैं। जैसे कि वो सोच रहे होते हैं कि यूएसए में जब वो रहते थे, अमेरिका में जब वो रहते थे, तो किस तरह से उनका पास्ट, उन्होंने अपना पास्ट स्पेंड किया था और अब वो कैसे हैं, या फ्यूचर में उनके साथ क्या होने वाला है। मतलब इस तरह से यादों का एक बंडल उनके माइंड में दौड़ रहा है। लेकिन वो ये बताते हैं कि वो अब यूएसए से, अमेरिका से दूर जाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो चीज़ें हैं, ये जितनी भी गुड एंड बैड थिंग्स हैं पूरे वर्ल्ड में, ये उन्हें एंग्री बनाती है, उन्हें अकेला फील करवाती है। इसलिए वो अमेरिका से अब दूर जाना चाहते हैं और कुछ पीसफुल मोमेंट्स स्पेंड करना चाहते हैं। ओके, तो जो फोर्थ सेक्शन है हमारा वो है द एंजल इज़ माई वाटरमार्क। यस, ये है फोर्थ सेक्शन जिसका नाम क्या है? एंजल इज़ माई वाटरमार्क। इस सेक्शन में उन्होंने ये मेंशन किया है कि अपनी एक पेंटिंग के बारे में। यस, जो यहाँ हेडिंग दिया हुआ है ना, एंजल इज़ माई वाटरमार्क, वो चूँकि उन्होंने एक पेंटिंग बनाया है जो उनके अकॉर्डिंग वो जो पेंटिंग है वो एक मास्टरपीस है जो उनके द्वारा ही बनाई गई है। और उन्होंने अपनी उस पेंटिंग का जो पेंटिंग है उसे सिंबलाइज करते हुए कहा है कि दिस पेंटिंग इज़ इन माई वाटरमार्क। उसे उन्होंने बोला है एंजल इज़ माई वाटरमार्क। अब वो पेंटिंग किस तरह से ड्रॉ करते हैं तो वो बताते हैं कि चूँकि जिस दिन उन्होंने ये पेंटिंग ड्रॉ की थी उससे एक दिन पहले वो एक म्यूज़ियम गए थे, और उस म्यूज़ियम से उन्होंने एक टाइपराइटर लेकर आया था। उस टाइपराइटर से वो कुछ पेजेस टाइप कर रहे थे, और चूँकि वो पेजेस टाइप करते वक्त वो उन्हें बहुत अच्छा फील हो रहा था, इसलिए उन्होंने दिन रात एक करके बहुत सारे पेजेस टाइप कर डाले, बिना खाए पिए सोए। उन्हें बहुत अच्छा लग रहा था टाइप करना, इसलिए इस तरह से उन्होंने बहुत सारे पेजेस टाइप तो कर डाले। बट जब वो टाइप करते करते बहुत ही टायर्ड हो जाते हैं, उब जाते हैं, तो वो सडनली सोचते हैं कि क्यों ना वो एक पेंटिंग करें। मतलब आप देख रहे हो इस तरह से कि मतलब जो ऑथर है ना, उसके माइंड में किस तरह से चीज़ें डेवलप करती है या चेंज होती है, इन सारी चीज़ों को बताया गया है। ठीक है, तो सडनली वो क्या करते हैं, टाइपिंग करते करते उनका मन करता है पेंटिंग करने का, तो वो एक क्या करते हैं, पेंटिंग ब्रश उठाते हैं और कुछ पेंट करना शुरू कर देते हैं। इस तरह से पेंटिंग करते करते वो एक बहुत ही सुंदर सी, बहुत ही अच्छी सी पेंटिंग ड्रॉ करते हैं। ठीक है, और उनके अकॉर्डिंग वो जो पेंटिंग है वो उनकी लाइफ की सबसे बेस्ट पेंटिंग होती है, जो कि उनके लाइफ की मास्टरपीस होती है, जिससे उन्होंने सिंबलाइज किया है कि दिस इज़ एंजल एंड एंजल इज़ माई वाटरमार्क। ओके,
सो एंजल इज माई वाटरमार्क, ये किसे सिंबलाइज किया गया है, उनकी पेंटिंग को। तो जो हमारा 5th सेक्शन है उसका नाम है द टेलर शॉप। क्योंकि इस टेलर शॉप का नाम क्यों रखा गया है, क्योंकि जब वो ब्रुकलिन में रहा करते थे ना, तो वो एक टेलर के शॉप में काम किया करते थे, इसलिए उन्होंने इस सेक्शन का नाम टेलर्स शॉप दिया है। तो इस सेक्शन में क्या दिया गया है कि जो ऑथर है वो रिकॉल करते हैं अपने एडल्टहुड को, जब वो ब्रुकलिन में रहा करते थे। तो वे कहते हैं कि उनके जो फादर थे वह अपने बिहेवियर से उन्हें बहुत ही फ्रस्ट्रेट किया करते थे, और साथ ही उनकी जो मदर थी वो हर वक्त अपने अपने हस्बैंड यानी कि उनके फादर की बिहेवियर के बारे में कंप्लेन किया करती थी। ठीक है। साथ ही वो ये बताते हैं अपनी मैरिड लाइफ के बारे में कि जब वो 21 के हुए तो उनके पेरेंट्स ने उनकी शादी फोर्सफुली किसी गर्ल से कर दी, जिसके कारण उनकी वाइफ के साथ उनका रिलेशन अच्छा नहीं था। बट उनकी जो वाइफ थी वह शी वॉज वेरी गुड इन सेक्सुअल रिलेशनशिप, बट उनका जो रिलेशन था वो सही नहीं था। तो इस तरह से मिलर कहना चाहते हैं कि चूँकि उनके फादर और मदर भी बहुत फ्रस्ट्रेटेड थे एक दूसरे से, और साथ ही एज अ कपल वो अपनी वाइफ के साथ भी उनका बिहेवियर सही नहीं था। तो उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी लाइफ में कुछ भी अच्छी चीज़ें नहीं हुई। और उनके जो फ्रेंड थे, आपने देखा होगा जो फर्स्ट सेक्शन में मैंने मेंशन किया था कि उनके जो फ्रेंड थे उनकी भी मृत्यु हो चुकी थी। तो इस तरह से उन्हें क्या लगता है कि उनकी लाइफ में कुछ भी अच्छी चीज़ें नहीं होती, कभी नहीं होती, और वो अपनी लाइफ से बहुत ही बोर्ड और इरिटेट हो जाते हैं। ठीक है। जो 7th सेक्शन है उसका नाम है इनटू द नाइट लाइफ। 7th सेक्शन में, इस सेक्शन में उन्होंने ऑथर ने ये कहा है कि वे अपने माइंड में एक ऐसी सिटी को इमेजिन करते हैं जो बहुत ही ड्रीमी है, रियल है, और बहुत ही अट्रैक्टिव है, मेस्मराइजिंग है, इंथुजियाज्म से भरी हुई है, जहाँ पे नेचर है, सेक्स है, पीस है, बट वो रियल नहीं है और ना ही वो मीनिंगफुल है। मतलब क्या है, आप देख रहे होगे कि ऑथर के माइंड में कैसी कैसी बातें चलती हैं। वो एक तरफ ये तो इमेजिन करता है कि एक सिटी है जो कि बहुत ही ड्रीमी है, और जो वहाँ पे नेचर भी जहाँ का नेचर बहुत ब्यूटीफुल है, जहाँ पीस है, बट वो एग्जिस्ट नहीं करता, और वह मीनिंगलेस भी है। मतलब एक तरफ उनकी इमेजिनेशन भी चल रही है तो दूसरी तरफ उनकी कंपैरिजन भी चल रही है। ठीक है। तो यही है जो कि इनटू द नाइट लाइफ सेक्शन में इमेजिन किया गया है। मतलब ऑथर के अकॉर्डिंग एक ऐसी सिटी जो कि नेचर से भरी हुई है, बहुत ही पीसफुल है, बट एग्जिस्ट नहीं करती है। ओके। तो जो नेक्स्ट सेक्शन है वो है वॉकिंग अप एंड डाउन इन चाइना। तो यहाँ पे क्या है ना, ये जो चाइना है, चाइना को कंपेयर किया गया है पेरिस के साथ, क्योंकि ऑथर के अकॉर्डिंग वो पेरिस में रह रहे होते हैं, बट इमेजिन करते हैं कि वो चाइना में रह रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके अकॉर्डिंग चाइना भी एक फॉरेन लैंड है और पेरिस भी एक फॉरेन लैंड है। पेरिस जो कि फ्रांस की राजधानी है ना। तो फ्रांस और चाइना दोनों फॉरेन लैंड है, तो इसलिए अगर चाइना अगर फॉरेन लैंड है तो पेरिस भी फॉरेन लैंड होगा। इसलिए वो कहना चाहते हैं कि वो चूँकि पेरिस में रह रहे हैं, बट वो इमेजिन करते हैं कि वो चाइना में है। ओके। तो हमारा जो नेक्स्ट सेक्शन है वो है बर्लेस्क। कि बर्लेस्क की जो ओरिजिनल स्पेलिंग होती है ना वो ये होती है, बट नॉवेल में बर्लेस्क इस तरह से, ये इसी स्पेलिंग के साथ इस नॉवेल में ऑथर ने सेक्शन को मेंशन किया है। ओके। तो बर्लेस्क इस सेक्शन में क्या बोला गया है कि उनके अंदर एक मेमोरी का सीरीज़ चल रहा होता है। उन्होंने अमेरिका में जिस तरह से अपनी लाइफ स्पेंड की थी, वो अपनी अमेरिकन लाइफ के हर एक मेमोरीज़ को फिर से रिकॉल करते हैं। अपने घर पे बैठे हुए हैं, वो घर की विंडो के पास बैठे हुए हैं और अमेरिका की पूरी लाइफ को फिर से रिकॉल करते हैं। और उन्होंने एक लाइन कही है, अमेरिका इज़ ग्रेट इफ़ वन कैन जस्ट बी अ मैन एंड आस्क फॉर वॉट ही वॉन्ट्स। यह एक लाइन है जो कि इस नॉवल में मेंशन की गई है, स्पेशली इस सेक्शन में। मैं फिर से ये रिपीट करती हूँ, अमेरिका इज़ ग्रेट इफ़ वन कैन जस्ट बी अ मैन एंड आस्क फॉर वॉट ही वॉन्ट्स।
ओके मतलब अमेरिका अगर ग्रेट होता, अगर कोई इंसान सिर्फ यह चाहता, मीन्स अमेरिका ग्रेट होता, अमेरिका जो है वो ग्रेट होता अगर एक इंसान सिर्फ अपने आप को एक इंसानियत के तौर पर ही मानता, और उस तब वह दुनिया की हर वो चीज़ पा सकता जो कि एक एक ह्यूमैनिटी को डेवलपमेंट की ओर ले जा सकता है। इस लाइन का मीनिंग यही है, ठीक है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि हर इंसान अपने आप में ही पीसफुल है, मतलब हम बाहर की दुनिया में जो जिस पीस को ढूंढने की कोशिश करते हैं वो बाहर नहीं, वो हमारे अंदर ही है। ओके तो जो लास्ट सेक्शन है वो है हमारा द मेगापॉलिटन मेनियाक। ये जो मेनियाक है इसका मतलब होता है मैड, ओके मैड। एंड मेगापॉलिटन मीन्स रेसिडेंशियल और बिग सिटी में जो रहने वाले लोग होते हैं ना, उन्हें मेगापॉलिटन कहा जाता है। क्योंकि इस सेक्शन में ऑथर ने बताया है कि वह एक ऐसी सिटी की पेंटिंग करते हैं जो बहुत ही बिग है, ठीक है, लेकिन वो बहुत ही नॉइजी है, क्राउडेड है, बहुत ही वाइब्रेंट है और नेचरलेस है और बहुत ही इनह्यूमन है। मतलब देख रहे हो आप, ये जो इनटू द नाइट लाइफ है इसमें इन्होंने बताया है जो उसके जस्ट ऑपोजिट है यहाँ पर, ठीक है। आप दोनों को मिक्स मत करना। मेगापॉलिटन में उन्होंने क्या बताया, एक ऐसी सिटी बताई है जो कि बिग है, नेचरलेस है जहाँ नेचर नहीं है, वाइब्रेंट है, क्राउडेड है, नॉइजी है और इनह्यूमन है। उनके अकॉर्डिंग क्या है कि इस सिटी में रहने वाले जो लोग हैं उन्होंने लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर लिया है, और इतना कुछ अचीव कर लिया है कि लोग होमिसाइड हो गए हैं। होमिसाइड मीन्स किलिंग वंस अदर्स पीपल। हर एक इंसान दूसरे इंसान को मार डालने को हमेशा आतुर रहता है, और साथ ही चीज़ें इतनी ज़्यादा डेवलप कर गई हैं कि आज 1 मिलियन से भी ज़्यादा लोगों को एक बटन दबाकर इनडायरेक्टली किसी को भी किल किया जा सकता है। ओके तो मेगापॉलिटन मेनियाक में उन्होंने ऐसी सिटी का वर्णन किया है। लास्ट में वो नॉवेल के एंड में वो कहना चाहते हैं कि अब वो इन चीज़ों से बहुत थक गए हैं और उन्हें अब कुछ पीस चाहिए ताकि वो अपनी इस केओटिक लाइफ से थोड़े से फ्री हो सके और वो मेडिटेट कर सके। इस नॉवेल में बहुत सारे एपिग्राफ यूज़ किए गए हैं। एपिग्राफ क्या होते हैं, जब किसी भी दूसरे वर्क से कोई किसी लाइन को उठाकर किसी वर्क में यूज़ किया जाता है ना, तो उसे एपिग्राफ कहा जाता है। तो इस नॉवेल में ना बहुत सारे एपिग्राफ यूज़ किए गए हैं, एक्सेप्ट एंजल इज़ माई वाटर मार्क। ये जो लाइन है एंजल इज़ माई वाटर मार्क, इसके अलावे आप नॉवेल में देखोगे बहुत सारे ऐसे लाइन्स हैं जो दूसरे वर्क से उठाए गए हैं। तो कुछ एग्ज़ाम में कुछ क्वेश्चंस आते हैं ऐसे जहाँ पे आपको ये पूछा जाता है कि एंजल इज़ माई वाटर मार्क फ्रॉम द ब्लैक स्प्रिंग इज़ अ एपिग्राफ और नॉट, ठीक है। तो इसलिए स्पेशली मैंने ये मेंशन किया है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।